रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाहवेज मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा, बहुत बार जब मैं कहानी सुनाता हूं तो उस पर कुछ कमेंट्स आते हैं और वो कमेंट्स ये होते हैं कि सर आप इंडिया की कहानी तो हमेशा सुनाते हैं, कभी कभार फ़ॉरेन की यानी बाहर की कहानी भी, किसी विदेश की कहानी को भी कवर किया करें, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इंडिया की कहानी सुन सुनकर ऊब चुके हैं। क्योंकि इंडिया की कहानी के अंदर जो क्राइम होता है उस क्राइम का जो पैटर्न होता है ये ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि इस कहानी को शायद पहले कभी सुना है, क्योंकि पैटर्न, कातिल जिस तरीके से कत्ल होता है ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। इस वजह से इस तरीके की चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, एक बार अब हम सब जो है टेस्ट बदल लेते हैं। और आज मैं आप लोग को फ़ॉरेन की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ कि जब तक ये सीरियल किलर पकड़ा ना गया, जब तक उस पूरे क्षेत्र के अंदर वहाँ के जो माता पिता थे ये अपने बच्चों को बाहर भेजने का जब नाम आता था तो उनका कलेजा कांप जाता था। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि बच्चों का सीरियल किलर ये पहला सीरियल किलर था, इससे पहले भी सीरियल किलर हुए हैं बच्चों के और अब भी सीरियल किलर हो रहे हैं। लेकिन ये जो सीरियल किलर था ये इस मामले में सबसे ज़्यादा अलग था कि पहले तो ये बच्चों का मर्डर करता था या कत्ल करता था, उसके बाद में उनकी डेड बॉडी को बाकायदा ये उनके परिवार वालों को पार्सल कर दिया करता था। अब इस तरीके से सीरियल किलर काम कर रहा था, इलाके में दहशत थी और इस वजह से ये जो पूरा केस था ये पुलिस वालों के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ था। तो इसी कहानी को पूरी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा कर अपने दोस्तों और यारों को वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें, हमें प्यार दिखाएं, ताकि हम जो क्राइम की कहानियाँ देश विदेश में जहाँ कहीं घट रही हैं वो आप लोगों तक ला सकें, जिससे कम से कम आप लोगों की मानसिकता के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान रख सकें। दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो असल में इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अगस्त साल 1988 से। 22 अगस्त साल 1988 को जापान में एक जगह लगती है टोक्यो, और इसी टोक्यो में एक लड़की जिसका नाम मैरी था, उम्र तकरीबन इसकी 4 साल के आसपास है। 22 अगस्त 1988 को मैरी अपने दोस्तों के साथ में एक पार्क में खेल रही थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, मैरी जो होती है वो घर नहीं पहुंचती है। अब जब मैरी घर नहीं पहुंचती है, घर परिवार वाले तमाम जगहों पर ढूंढते हैं, जब कहीं नहीं मिलती है तो उस पार्क में पहुंचते हैं जहां वो खेलने के लिए जाती थी, वहां भी कोई नहीं होता है। लिहाजा घर वाले पता लगाते हैं कि मैरी के साथ में उस समय कौन कौन बच्चे खेल रहे थे। उन सारे ही बच्चों के पास में जाते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि मैरी कहाँ चली गई, कहाँ है, कुछ कह के गई क्या। तो जितने भी बच्चे उस पार्क में खेल रहे थे वो बताते हैं कि मैरी के पास में एक अंकल आए थे और मैरी उन्हीं के साथ चली गई है और जब से अभी तक लौट कर नहीं आई। अब मैरी के माता पिता जब बच्चों से ये बात सुनते हैं कि कोई अंकल आए थे और मैरी को लेकर गए और जब ही से मैरी जो है वो लौट कर नहीं आई है, लिहाजा घर वालों को समझने में देर नहीं लगती है कि ये जो पूरा मामला है ये अपहरण का मामला है। लिहाजा घर वाले जो थे दौड़े दौड़े भागे भागे पुलिस थाने पहुँचते हैं। पुलिस थाने पहुँचने के बाद में मैरी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं, बाकायदा इस केस को काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी लेते हैं और उसके बाद में इस केस में छानबीन करना शुरू कर दिए। सबसे पहले तो मैरी के घर परिवार वालों से ही पूछताछ की जाती है, क्या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, किसी से कोई रंजिश या फिर किसी से कोई लेना देना हो या फिर ऐसा कुछ जिसके ऊपर तुम्हें संदेह हो। तो परिवार वाले नॉर्मल सी वही बातें बताते हैं जो परिवार वालों को बताना चाहिए थी। ना परिवार वाले किसी के ऊपर कोई संदेह बताते हैं, ना परिवार वाले ये कहते हैं कि साहब ना हमारे किसी से कोई दुश्मनी है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे अब उस पार्क में जाते हैं जहां पार्क में खेल रही थी, उसके आस पड़ोस जो घर थे और जो बच्चे वहां पर खेल रहे थे उन सबसे पूछताछ करते हैं, कहीं से कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद में पुलिस वाले मैरी के स्कूल पहुंचते हैं। मैरी के स्कूल पहुंचने के बाद में वहां से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहां से भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है, कोई सुराग नहीं मिलता है। अब इधर पुलिस वाले इस पूरे केस में छानबीन कर रहे थे। छानबीन करते करते तकरीबन 2 से 3 दिन का लंबा समय गुजर जाता है और मैरी के बारे में अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला था। इधर पुलिस छानबीन कर रही थी, इधर जो मैरी के पिता होते हैं, अचानक से जब मैरी गायब हुई थी उससे 2 या 3 दिन के बाद में मैरी के पिता के पास में एक पार्सल आता है। मैरी के पिता उस पार्सल को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में जैसे ही उस पार्सल को खोलते हैं तो अंदर जो चीज़ उस पार्सल के अंदर दिखाई पड़ती है उसे देखने के बाद में मैरी के पिता की सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रुक जाती है। एक तरीके से उनके पांव तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। दरअसल उस पार्सल के अंदर मैरी का कटा हुआ हाथ, उसकी आंखें, उसके होंठ, उसके जिस्म के अलग अलग हिस्से, उसके पैर, देखने से ही माँ बाप को ये पता चल चुका था ये डेड बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो किसी और के नहीं बल्कि उनकी ही बेटी मैरी के हैं, क्योंकि जिस तरीके से छोटी उंगलियाँ,
आँख और होंठ और नाक, इस तरीके की चीज़ें, बल्कि जिस्म के अंदर के कुछ और पार्ट्स, ये सारी चीज़ें उस बॉक्स के अंदर बाकायदा पैक करके भेजी गई थीं। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें मैरी के पिता उस पार्सल के अंदर देखते हैं, तुरंत घबरा कर पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। अच्छा, पुलिस को जब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस भी दौड़ी दौड़ी भागी भागी आती है। उसके बाद में उस पार्सल को बहुत ही बारीकी के साथ में चेक किया जाता है। और दोस्तों, जब पार्सल को चेक किया जाता है तो बाकायदा उस पार्सल में डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स के अलावा एक लेटर भी था। अब जैसे ही पुलिस वाले उस लेटर को पढ़ते हैं तो उस लेटर में बहुत ही साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैरी को जहां होना चाहिए था, मैरी वहां जा चुकी है। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे, मैरी अपनी सही जगह पर पहुंच चुकी है। और ये रहे उसकी डेड बॉडी के कुछ सबूत। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस वाले और घर वाले देखते हैं तो बड़ा परेशान होते हैं। पुलिस वालों के लिए ये जो मामला था ये और ज़्यादा चैलेंजिंग हो चुका था, क्योंकि बाकायदा जो कातिल था उस कातिल ने लेटर लिखकर पुलिस को खुला चैलेंज किया था। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के जो हाथ थे इस पूरे केस के अंदर खाली थे। अब पुलिस वाले बहुत ही सतर्क होकर इस पूरे मामले में तहकीकात शुरू करते हैं। दिन ब दिन गुजरते रहते हैं। अब 22 अगस्त साल 1988 का ये मामला था। 22 अगस्त साल 1988 को लड़की गायब हुई थी और लगभग 25 अगस्त साल 1988 को ये पार्सल मिला था। उसके बाद में तकरीबन 1 महीने का समय और गुजर जाता है। अगस्त का महीना गुजरता है, सितंबर पूरा गुजर जाता है और उसके बाद में तारीख आ जाती है 3 अक्टूबर साल 1988। दरअसल इसी 3 अक्टूबर साल 1988 को एक और लड़की, एक और परिवार से लड़की जिसका नाम मसामी, उम्र लगभग इसकी 7 साल के आसपास, मसामी अपने घर से दुकान पर कुछ लेने के लिए जाती है। जाती तो घर वालों से ये कहकर है कि बस अभी गई और अभी आई, लेकिन मसामी उस सामान को खरीदने तो जाती है लेकिन उसके बाद फिर कभी लौट कर नहीं आती। अब जब मसामी वापस नहीं आती है तो मसामी के जो माता पिता होते हैं वो तुरंत भागे भागे दौड़े दौड़े उस दुकान पर पहुंचते हैं जिस दुकान पर मसामी कुछ खरीदने के लिए गई हुई थी। वहाँ पर जाने के बाद में दुकानदार से पूछते हैं कि मसामी यहाँ आई थी। दुकानदार बताता है कि हाँ, मसामी यहाँ आई तो थी और सामान लेकर उसे तो घंटे यहाँ से हो गए कि वो चली गई है, अब इधर घर नहीं पहुँची है। लिहाजा जो मसामी के परिवार वाले थे अब तमाम जगहों पर, तमाम दोस्तों के यहाँ खोजते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मसामी किसी दोस्त के यहाँ चली गई हो। अब दोस्तों के यहाँ भी खोज लिया जाता है, लेकिन दोस्तों के यहाँ भी मसामी नहीं पहुँची थी। इसलिए घबरा कर मसामी के जो पिता होते हैं ये पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद में अपनी बेटी की यानी मसामी की, जिसकी उम्र 7 साल के आसपास थी, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब पुलिस वाले जो थे वो मसामी की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। अब कायदे में 1 महीने से 1.5 महीने के बीच का अंतराल हुआ है और इसी बीच में एक और लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट होना उसी तरीके से ये पुलिस वालों के लिए परेशानी का सबब था। लिहाजा पुलिस वाले इस केस के अंदर भी जैसे पहले उन्होंने मैरी के केस में पूछताछ की थी, घर परिवार वालों से पूछताछ की थी, स्कूल में पूछताछ की थी, तमाम जानने वाले लोगों से पूछताछ की थी, इसी तरीके से मसामी के केस में भी पुलिस वाले घर वालों से पूछताछ करते हैं, स्कूल में पूछताछ करते हैं, दोस्तों से पूछताछ करते हैं, उस दुकानदार से पूछताछ करते हैं जहां पर मसामी सामान लेने के लिए गई थी। और इस पूरे केस के अंदर भी तकरीबन 3 से 4 दिन का समय गुजरने ही वाला होता है कि उसी समय मसामी के पिता को भी सेम वैसा ही एक पार्सल मिलता है जैसा मैरी के पिता को मिला था। अब जो मसामी के पिता होते हैं उस पार्सल को खोलते हैं। अब जैसे ही उस पार्सल को खोलते हैं तो उस पार्सल के अंदर कटी हुई उंगलियां, हड्डियों का पिसा हुआ चूरा, कुछ अतड़ियाँ, इस तरीके की चीज़ें जो थी वो उस पार्सल के अंदर बरामद होती हैं। अब जो मसामी के माता पिता होते हैं जब इस तरीके की चीज़ें उस बंद पार्सल के अंदर देखते हैं, घबरा जाते हैं कि ऐसा कौन है दुश्मन जिसने हमारी बेटी के साथ में इतना घोर काम किया है, इतना ब्रूटल तरीके से उसको मर्डर करके उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं ये हमें भेज दिए हैं। उसके बाद में मसामी के जो माता पिता होते हैं तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस आती है, बाकायदा सारी चीज़ें चेक करती है। चेक करने के बाद में जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उन बॉडी के पार्ट्स को टेस्टिंग के लिए भेजती है और इधर पुलिस इस पूरे केस में छानबीन शुरू करती है। अब कायदे में 1 से 1.5 महीने के अंदर ये दूसरा केस था और जो इसी तरीके से हुआ था। पुलिस वालों के लिए जो केस हो रहे थे ये लगातार परेशानी का सबब बने हुए थे कि ऐसा कौन सा सरफरा है, ऐसा कौन सा पागल है, ऐसा कौन सा सीरियल किलर है जो खासकर लड़कियों को निशाना बना रहा है, लड़कियों को उठाता है, उठाने के बाद में उनको कत्ल करता है और तमाम तरीके की जो ब्रूटल चीज़ें वो कर सकता था वो करता है। उसके बाद में बॉडी के कुछ पार्ट्स को वो उनके परिवार वालों को ही कोरियर कर देता है। ये चीज़ें पुलिस वालों को लगातार परेशान भी कर रही थी। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो न्यूज़पेपर और मीडिया के माध्यम से अब कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो थी वो जो पूरा इलाका था उस पूरे इलाके के अंदर फैलने लगती है। अब जब इलाके के अंदर फैलती हैं तो लोगों के अंदर दहशत होती है,
लोगों के अंदर दहशत होती है तो पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ता है, और पुलिस के ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है तो पुलिस बस एक ही बात सोच रही थी कि कौन ऐसा सरफिरा है जो लड़कियों के साथ में इस तरीके की ब्रूटल चीज़ें कर रहा है, तो उसको पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इन सारी चीज़ों में लगातार समय बीतता चला जाता है, लेकिन इसी बीच में एक और तारीख आ जाती है, और ये तारीख होती है 12 दिसंबर साल 1988। 12 दिसंबर साल 1988 को एक लड़की जिसका नाम एरिका होता है, उम्र तकरीबन इसकी 5 साल के आसपास थी, ये भी अपने घर से बाहर कुछ लेने के लिए जाती है, लेकिन उसके बाद लौट कर नहीं आती है। अब एरिका के पिता जब इस तरीके से देखते हैं कि उनकी बेटी लौट कर नहीं आई है, खासकर जापान के टोक्यो के अंदर इस तरीके की 2 घटनाएं पहले ही हो चुकी हैं, एक 22 अगस्त के दिन हुई थी, एक 3 अक्टूबर को हुई थी, और अब इस तरीके से 12 दिसंबर को एरिका गायब हो गई थी। तो एरिका के जो माता पिता होते हैं ये परेशान होते हैं। परेशान होने के बाद में ये अपनी बेटी को इधर उधर कहीं नहीं ढूंढते, बल्कि सीधा पुलिस के पास पहुंचते हैं, और पुलिस के पास पहुंचने के बाद में कंप्लेंट लिखाते हैं कि उनकी बेटी जो है वो इस तरीके से गायब हो गई है। अब पुलिस वाले जापान के अंदर जब इस तरीके से 2-3 महीने के अंदर तीसरा केस जब नोट करते हैं तो पुलिस वालों के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि जापान के टोक्यो की उस समय जो आबादी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। अब इस तरीके से 3 केस हो जाना, लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल, लगातार मीडिया के माध्यम से इस तरीके की खबरें चलाना कि जो बच्चियां हैं वो लगातार गायब हो रही हैं। अब पुलिस वाले ढूंढना शुरू करते हैं। पुलिस वालों के जितने भी आला अधिकारी होते हैं वो इस पूरे मामले में जुट जाते हैं, इस मामले में खोजबीन शुरू कर देते हैं, लेकिन पुलिस वालों को इस पूरे मामले के अंदर भी कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। अब इधर पुलिस वाले इस पूरे केस में छानबीन कर रहे हैं, पुलिस वालों को कुछ हाथ नहीं लग रहा है, पुलिस वाले बड़ा परेशान होते हैं। तीसरा मामला एक ही साल के अंदर, लगातार वहाँ की जो सरकारें थी वो सरकारों का भी दबाव पुलिस के ऊपर पड़ रहा था, लोगों का भी दबाव पुलिस के ऊपर पड़ रहा था, लोग सड़कों पर आ गए थे, जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा था। लेकिन इत्तेफाक से समय गुजरता रहता है और पुलिस के पास में किसी भी मामले में कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता है। अब 12 दिसंबर साल 1988 को एरिका गायब हुई थी, तीसरी लड़की, लेकिन 12 दिसंबर साल 1988 से संजोग से 6 महीने तक ऐसी कोई भी खबर पुलिस के पास नहीं आती है कि किसी लड़की की कोई गायब होने की सूचना पुलिस थाने में आई हो। लिहाजा पुलिस वाले भी थोड़ी चैन की राहत की सांस लेते हैं कि चलो ठीक है, जो सरफिरा था शायद उसने 3 कत्ल किए हैं, कत्ल के पीछे कुछ मोटिव रहा हो, कुछ रीज़न रहा हो, शायद वो अन्यथा आगे किसी लड़की के साथ में ऐसा नहीं करेगा। लेकिन महज ये पुलिस वालों की एक भूल थी। 6 महीने का लंबा जो गैप था ये इस तरफ इशारा कर रहा था कि शायद ये जो सीरियल किलर है ये कुछ बड़ा करने वाला है। और इसी बीच में एक तारीख आती है 6 जून 1989। 6 जून 1989 को एक लड़की जिसका नाम अबाको, उसकी उम्र तकरीबन 12 साल के आसपास थी, वो भी सेम उसी तरीके से गायब हो जाती है जिस तरीके से पहले 3 लड़कियां गायब हुई थीं। अब जब अबाको इस तरीके से गायब होती है तो पुलिस वाले 3 केसों की तरह जैसे इस केस में भी छानबीन करना शुरू करते हैं। लेकिन इस केस में सबसे ज़्यादा पुलिस वाले जिन चीज़ों का इंतजार कर रहे थे वो था वो पार्सल। पुलिस वाले सोच रहे थे कि वो पार्सल आएगा, उसके बाद में पार्सल के अंदर वो लेटर होगा, लेटर को पढ़ेंगे, पार्सल कौन दे के जाएगा, इस पूरी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन इत्तेफाक से इस बार जो व्यक्ति था उसने कोई भी पार्सल नहीं भेजा था। 1 दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाते हैं, 3 दिन गुजर जाते हैं, अमूमन 3 दिन के अंदर इस तरीके का पार्सल आ जाता था, लेकिन अबाको का कोई भी पार्सल नहीं आया था। अब पुलिस वाले अलग परेशान होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अबाको को किसी और ने गायब कर दिया हो और पहली 3 लड़कियों को किसी और ने गायब किया हो। अब इसी पूरे मामले में, इसी कशमकश में पुलिस उलझी हुई है। 1 महीना और गुजर जाता है और इसी बीच में तारीख आ जाती है 23 जुलाई साल 1989। 23 जुलाई साल 1989 को 2 छोटी छोटी बच्चियाँ अपने पिता के साथ में पार्क में खेलने के लिए जाती हैं। अब 2 छोटी छोटी बच्चियाँ अपने पिता के साथ में पार्क में खेल रही हैं। एक बच्ची जो थी वो खेलते खेलते आगे निकल जाती है, एक बच्ची जो थी वो अपने पिता के साथ ही खेल रही है। लेकिन इसी बीच में उस पिता को अपनी उस जो बच्ची आगे निकल गई थी उसकी चीख सुनाई पड़ती है। अब पिता जो था वो साइड भागता है कि बच्ची को क्या हो गया। अब जैसे ही पिता भागकर आगे जाता है तो देखता क्या है कि एक शख्स है जो उसकी बच्ची को अपनी साइड खींच रहा है। अब जब ये पिता अपनी बच्ची को उस दरिंदे के द्वारा खींचता हुआ देखता है तो किसी तरीके से ये अपनी बच्ची को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है। जैसे तैसे कर ये अपनी बच्ची को उस दरिंदे से छुड़ा लेता है, बच्ची को नॉर्मल करता है कि इसी बीच में ये जो व्यक्ति होता है वो भाग लगा देता है। और जब ये भाग लगाता है तो ये व्यक्ति अपनी बच्चियों को उसी पार्क में छोड़ता है और उस व्यक्ति के पीछे पीछे भागने लगता है। साथ ही साथ में पुलिस को भी इत्तला हो जाती है। अब पुलिस भी पीछा करने लगती है, ये व्यक्ति भी पीछा कर रहा है, पुलिस भी पीछा कर रही है। और अन्य लोगों को जब ये बात पता चलती है कि कोई व्यक्ति भाग रहा है, क्योंकि सीरियल किलर के बारे में जो पूरी कहानी थी वो पूरे इलाके के अंदर मशहूर हो चुकी थी, लिहाजा फाइनली 24 जुलाई साल 1989 को इस व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है।
गिरफ्तार करने के बाद में सीधा से पुलिस थाने लेके आ जाती है और पुलिस थाने लाने के बाद में सिर्फ इससे एक ही सवाल करती है कि इस तरीके की जो बच्चियों के केसेस हो रहे हैं, क्या सारे मामलों में तुम इन्वॉल्व हो या बस इसी मामले में तुम इन्वॉल्व हो। तो ये जो व्यक्ति होता है, कहने को पुलिस को इस पूरे मामले में ज़्यादा मशक्क़त करनी नहीं पड़ती है। ये व्यक्ति पुलिस के सामने अपना इकबाल जुर्म करता है और कहता है कि सारे ही मामलों में मैं ही इन्वॉल्व हूँ और मैंने ही इन सारी बच्चियों का कत्ल किया है और उनके जो पार्सल थे मैंने ही उनके घर पे भेजे हैं। जब ये सारी चीज़ें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वाले इस व्यक्ति से महज एक सवाल करते हैं कि ठीक है, तुमने ये सारी चीज़ें की हैं, लेकिन क्यों की हैं, क्या मोटिव है, ये चीज़ें बताओ। तो उसके बाद में ये जो व्यक्ति होता है ये अपनी पूरी कहानी सुनाता है। दरअसल ये व्यक्ति पुलिस को बताता है कि इसका नाम है सोतोमो मियाजाकी। सोतोमो मियाजाकी, इसका जन्म जापान के टोक्यो में साल 1962 में एक बहुत ही संपन्न परिवार के अंदर हुआ था। यानी इसका जो परिवार था ये जापान के टोक्यो के उन परिवारों में शामिल था जो बहुत ज़्यादा अमीर परिवार हुआ करते थे। इस सोतोमो मियाजाकी के जो पिता थे वो बाकायदा एक न्यूज़पेपर की कंपनी चलाते थे, एक न्यूज़पेपर चलाते थे और इसी वजह से इनके जो परिवार था उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब सोतोमो मियाजाकी की पैदाइश होती है तो इसका जो हाथ था जन्म के समय से यहाँ से ज्वाइंट था, जिसकी वजह से ये अपंग की कैटेगरी में आता था, ना ये अपने हाथ ज़्यादा चला सकता था। और जब ये स्कूल जाना शुरू करता है तो इसी अपंगता की वजह से इसको स्कूल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी मजाक बना करती थी, इसको हेट मिलने लगा था। अब ये स्कूल के अंदर लगातार परेशान होता, फिर घर आता है। घर आने के बाद में इसकी 2 बहनें भी होती हैं। सोचता है कि चलो स्कूल में परेशान हूँ तो बहनों से दोस्ती कर लेता हूँ। लेकिन जो बहनें थीं वो दोनों बहनें इसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया करती थी। परिवार के अंदर इस सोतोमो मियाजाकी को ज़्यादा प्यार नहीं मिला करता था। परिवार के अंदर भी अकेला पड़ चुका था, समाज में कोई दोस्त नहीं था। दूसरी तरफ स्कूल के अंदर भी लगातार दोस्त जो थे वो टॉर्चर किया करते थे। अब इसका अगर कोई दोस्त था तो वो इसके दादाजी थे। दादाजी के साथ ही खेलता, उन्हीं के साथ धीरे धीरे बड़ा हुआ। साल 1962 में इसकी पैदाइश हुई थी। साल 1988 आ जाता है और साल 1988 जब आता है, चूँकि इसके दादा की काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, तो साल 1988 में इसके दादा की अचानक से मौत हो जाती है। अब जब दादा की मौत हो जाती है तो सोतोमो मियाजाकी अब अकेला पड़ चुका था। जब अकेला पड़ा तो इसी पता चला कि कुछ पोर्नोग्राफी की कुछ बुक्स होती हैं, वो बुक्स इसको मिली। अभी अकेले में उन बुक्स को पढ़ता और वहीं पे इसे मास्टरबेट के बारे में पता चलता है, मास्टरबेशन करने लगता है। मास्टरबेशन की इसको कुछ इस कदर लत लग चुकी थी कि जब कभी भी ये पोर्नोग्राफी की वीडियोस देखता या फिर पोर्नोग्राफी की कॉमिक्स पढ़ता, किताबें पढ़ता, तो तुरंत मास्टरबेट करता। इसी तरीके से चीज़ें गुजरने लगती हैं। लेकिन एक दिन इसकी जो बड़ी वाली बहन होती है वो नहा रही होती है। अब इसकी नज़र अपनी बहन पे पड़ती है तो ये झांक झांक कर उसको देखने लगता है। इत्तेफाक से इसकी बहन की नज़र भी इसके ऊपर पड़ जाती है। उसके बाद में इसकी जो बहन होती है वो चीखने लग जाती है। बहन की चीख सुनकर, घर की बच्ची की चीख सुनकर उसकी माँ जो थी वो मौके पे आ जाती है। उसके बाद में जो माँ थी और जो बेटी थी ये दोनों इस सोतोमो मियाजाकी की काफ़ी ज़्यादा डांट फटकार लगाती थी। उसी समय सोतोमो मियाजाकी अपनी माँ और अपनी बड़ी बहन पर हमला कर देता है। जब उन दोनों के ऊपर हमला करता है तो वो दोनों थी तो दोनों इसके ऊपर भारी पड़ जाती हैं, इसकी काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई लगा देती हैं। उसके बाद में ये घर से फरार हो जाता है। कुछ दिनों तक तो ये अकेले रहता है। उसके बाद में एक कैमरा खरीदता है। कैमरा खरीदने के बाद में टोक्यो के अंदर टेनिस की जो खूबसूरत लड़कियां टेनिस की प्लेयर थीं उन सारी ही लड़कियों के फ़ोटोग्राफ्स को ये कलेक्ट करता। फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने के बाद में ये अपने घर पे लेके आता, रूम पे लेके आता और उसके बाद में उनके फ़ोटोज़ के साथ में ये अश्लील हरकतें करता। उन फ़ोटोज़ को देखकर मास्टरबेट किया करता। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इसके अंदर वहशत और हैवानियत कुछ इस कदर बढ़ती चली जा रही थी कि अब ये सोचता है कि फ़ोटोज़ और कॉमिक्स को पढ़ कर कब तक ये मास्टरबेट करेगा। क्यों ना इन सारी चीज़ों को ये रियल यानी किसी लड़की के साथ में ट्राई करे, खुद रियल किसी के साथ में फिजिकल हो। अब उसके बाद में ये बड़ी बड़ी लड़कियों को अप्रोच करता, लेकिन इसका जो वाइल्ड नेचर था और साथ के साथ इसकी जो अपंगता थी और इसका जो ख़राब नेचर था उसकी वजह से कोई लड़की भी इसके नज़दीक नहीं आती है, कोई भी इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करती है। जब ये सारी चीज़ें देखता है तो उसके बाद में सोचता है कि ऐसे प्यार से तो उसका काम बनने वाला नहीं है। उसके बाद में ये 22 अगस्त साल 1988 को पहली लड़की मैरी, जिसकी उम्र 4 साल के आसपास थी, वो पार्क में खेल रही थी। उसके बाद में उसे बहाने से, फ़ोटो क्लिक करने के बहाने से ये अपने पास बुलाता है। पास बुलाने के बाद में घसीटते हुए उसे अपने साथ लेके जाता है। उसके बाद में उसका रेप करता है। रेप करने के बाद में गला दबाकर उसकी हत्या करता है। वापस से घर चला जाता है। उसकी डेड बॉडी को नग्न अवस्था में छोड़ के जाता है। उसके कपड़े अपने साथ ले जाता है
और घर पे जाने के बाद में उन कपड़ों के साथ में मास्टरबेट करता है। उसके बाद में 2 दिन के बाद फिर लौट कर आता है, उस जो मैरी थी उस मैरी के डेड बॉडी के साथ में रेप करता है, उसके जिस्म के टुकड़े करता है, टुकड़ों के साथ में रेप करता है और उसके बाद में उन टुकड़ों को पार्सल कर देता है। उसके बाद में सेम ये सारी चीज़ें मैरी के साथ में उसने की थी, उसके बाद में सेम चीज़ें ये मौसामी के साथ में करता है। मौसामी को भी उसी तरीके से टारगेट करता है, उसके साथ में रेप करता है, रेप करने के बाद में उसकी डेड बॉडी के साथ में रेप करता है, बाकायदा उसके टुकड़ों को पार्सल कर देता है। उसके बाद में 5 साल की एरिका के साथ में भी ये वही सारी चीज़ें करता है, उसकी डेड बॉडी के साथ में रेप करता है, जिस्म के एक एक टुकड़े के साथ में उसने मास्टरबेट किया था। उसके बाद में सेम अवाको के साथ में भी वही करता है, लेकिन अवाको 12 साल की थी, इसलिए ये अवाको का कत्ल नहीं करता है, बल्कि पहले तो उसके साथ में रेप करता है, उसके बाद में उसे अपने घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद में ये उसके साथ में जब तक रेप करता रहता है कि जब तक इंटरनल डैमेजेस और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अबाको की मौत नहीं हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अबाको की मौत के बाद भी इस सोतोमो मियाजाकी की हैवानियत कम नहीं होती है, बल्कि अब ये अबाको की डेड बॉडी के साथ में 10 से 12 दिन तक उसकी डेड बॉडी के साथ में रेप करता रहता है। उसके बाद में जब डेड बॉडी सड़ने लगती है तो उसके बाद में उसके सर को काटता है, सर को किसी कपड़े में लपेट कर किसी कब्रिस्तान के अंदर दफन कर देता है और उसके बाद में अबाको की बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स कर ये अपने यहाँ जार में रख कर स्टोर कर लेता है। जब ये सारी कहानी पुलिस वालों को सुनाता है तो पुलिस वालों के होश फाख्ता हो जाते हैं। पुलिस वाले उसके बाद में इस सोतोमो मियाजाकी के घर पर दबिश डालते हैं और जब इसके घर पर दबिश डाली जाती है दोस्तों, तो इसके घर से 700 अश्लील किताबें मिलती हैं और उस अबाको के डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स मिलते हैं और भी बहुत सारी कुछ आपत्तिजनक कुछ अश्लील चीज़ें मिलती हैं जिससे पुलिस जब्त करती है। उसके बाद में मामला कोर्ट में पहुंचता है और दोस्तों, इसकी जो हैवानियत थी, इसी हैवानियत से तंग आकर इसकी जो नाम से इसकी बदनामी हुई थी, इसकी वजह से इसके जो पिता होते साल 1994 में उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उन्होंने कहा था कि इतना ज़्यादा नालायक बेटा उन्होंने पैदा किया है कि जिसकी वजह से वो समाज में कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इससे बेहतर यही होगा कि इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। और दोस्तों, जब मामला कोर्ट के अंदर पहुंचता है तो कोर्ट के अंदर ये सोतोमो मियाजाकी एक अलग ही कहानी सुनाता है। कोर्ट के अंदर सोतोमो मियाजाकी बताता है कि दरअसल इसके अंदर रैकमैन नाम के एक व्यक्ति की आत्मा आती है। ये बताता है कि जब उसके दादाजी को जलाया गया था तो इसने उनकी जली हुई जो राख थी वो खा ली थी। इसी वजह से रैकमैन नाम के व्यक्ति की जो आत्मा थी वो इस सोतोमो मियाजाकी के अंदर आ गई थी और वही ये सारा काम कराती थी। बहरहाल कोर्ट के अंदर तो ये जो आत्माएं, भूत प्रेत, जिन्नात, ये सारी चीज़ें चलती नहीं हैं। बहरहाल इसको सज़ा होती है और उसके बाद में 17 जुलाई साल 2008 को इसको फांसी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस सोतोमो मियाजाकी की पूरे जापान के अंदर वो दहशत थी कि आज भी लोग जब इसका नाम सुन लेते हैं तो कांप जाते हैं, क्योंकि सीरियल किलर तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, अलग अलग तरीके से सीरियल किलर हुए हैं, लेकिन ये एक ऐसा सीरियल किलर था कि ना कि ये लड़कियों को पहले उठाने के बाद में उनके साथ में रेप करने के बाद में उनका मर्डर करता, लेकिन मर्डर करने के बाद में उनकी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो थे वो उनकी फैमिली वालों को कोरियर कर दिया करता था। और हैरानी की बात ये थी कि ये डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स अपने सामने रखकर उनके साथ में मास्टरबेट किया करता था। इतना ज़्यादा ख़तरनाक ये व्यक्ति था। बहरहाल दोस्तों, ये थी कहानी, लेकिन कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स आए हैं, अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो कमेंट्स हैं इसमें सतबीर ने लिखते हैं, कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। फिरोज़ खान है, लिखते हैं फिरोज़ अहमद बाइफ सबीहा सैफ है, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला हरदोई से आपकी कहानी सुन रहा हूँ, मोहम्मद जीशान अंसारी, तो मोहम्मद जीशान अंसारी जी आपका शुक्रगुजार हूँ। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो भैया नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, नाइस स्टोरी, तो हसीबुल अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एमडी कासिम हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम गुड स्टोरी भाई, तो एमडी कासिम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयराज हैं, लिखते हैं भिलाई छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं, तो जयराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिबैश अंसारी हैं, काफ़ी दिनों के बाद में कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। जिबैश अंसारी फ्रॉम पीलीभीत, तो जिबैश अंसारी जी वालेकुम सलाम, और काफ़ी दिन के बाद आपने शायद कमेंट्स किया है, सब खैरियत तो है। जावेद अंसारी लिखते हैं भाई मैं मेरठ से हूँ और मेरी जो कहानी है ये भी मेरठ की है, आपने बहुत अच्छी सुनाई, सलामत रहिए मलिक भाई,
तो जावेद अंसारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयप्रकाश सिंह हैं, लिखते हैं ग्रेट वीडियो, आपकी वीडियो भोजपुरी। मुराली भाई नमस्कार, वीडियो भोजपुरी से सुनते हैं। तो भैया आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में फन टाइम फोरस हैं, लिखते हैं नमस्ते भाई जी, मैं कृष्णा बल्लिया यूपी से आपकी कहानी सुनता हूँ। आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, आपकी कहानी सुनाने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है। तो कृष्णा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बल्लिया से हमारी कहानी सुनते हैं। देव कुमार जी हैं, लिखते हैं वेरी नाइस लोकेशन एंड वॉइस लुकिंग। तो भाई देव कुमार जी आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी जी जो हमारे लिए सेलिब्रेशन बनाते हैं और बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह हैं, लिखते हैं मुझे आप में अपना भाई नज़र आता है भैया, आप हमेशा सलामत रहें, हमें कहानी सुनाते रहें भैया। तो प्रियंका जी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपना भाई बनाया। मोहम्मद रहमतुल्लाह हैं, लिखते हैं गुड स्टोरी। तो मोहम्मद रहमतुल्लाह जी शुक्रिया। लईक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं भैया, बहुत शुक्रिया। नसीर अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेद भाई, अल्लाह स्वीटहार्ट आपको हमेशा खुश रखे। तो नसीर अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। शेख शाकिब फ़रहान हैं, लिखते हैं नाइस। तो शाकिब फ़रहान जी शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं, लिखते हैं अल्लाह आपको अच्छा रखे मेरे छोटे भाई। हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में जय कृष्ण अंसारी हैं, जे कंसारी करके आईडी है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, रमज़ान मुबारक हो सर। तो भैया आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। सोहनलाल सेदिया लिखते हैं नमस्कार जी भैया, बहुत शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है, लिखते हैं शाविज भाई बहुत ही शातिर थी पूनम के साथ, जो उसने ज़िंदगी कई लोगों की बर्बाद कर दी एक साथ। तो राजपुरा खबरनामा जी आपका शुक्रिया। दी वेस्टर लिखते हैं बताओ यार दुनिया में कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं। दी वेस्टर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स किया। ए के खान है, लिखते हैं एक औरत ने 4 लोगों का दिमाग घुमा के रख दिया। ए के खान जी बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है मंतराज मीना है, लिखते हैं नमस्कार सर जी, मेरा नाम मंतराज मीना है, ज़िला सवाई माधोपुर, तहसील सवाई माधोपुर, राजस्थान। भैया की स्टोरी में बहुत मेरा नाम लेना सर लास्ट में। तो आपका जो नाम है मंतराज मीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप राजस्थान से कहानी सुनते हैं। ए चौधरी जी हैं, लिखते हैं क्या ये भी देखना बाकी रह गया था, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, कड़वा सच है कि इज़्ज़त के ख्याल लोगों ने दिमाग से निकाल दिया है। बहुत अच्छी बात कही, आपका शुक्रिया। उसके बाद में सुल्त्यागी लिखते हैं क्या शहज़ादी को फांसी दी गई है, इस बारे में बताएं। रेनू सुल्त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई ऐसा बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को फांसी हो गई है, लेकिन मैं एक बार फिर से चेक करूंगा और उसके बाद कल मैं आपको अपडेट दूंगा। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी आप लोगों को कैसी लगी। आज के दिन का जो कहानी का टेस्ट था वो अलग था। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।